गुड इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं? मानस देवी, कृष्णा कुमार, ऋषु आनंद, गुड इवनिंग बाबू। धनंजय पासवान, सब लोग ठीक है? कृष्णा कुमार, सुमन कुमार। चलिए, 3-4 दिन के बाद हम लोग का यह शेड्यूल अब आज से रेगुलर आपका हो जाएगा। अब आपके शेड्यूल में, चूंकि इससे पहले जो बैच चल रही थी ज्योग्राफी फाउंडेशन का, वह बैच क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों का रेगुलर बैच हो गया। मंडे टू सैटरडे यह बैच चलेगी। हालांकि मंडे टू फ्राइडे रिकॉग्नाइज्ड बैच है। शनिवार को स्पेशल क्लास का आयोजन किया जा सकता है। तो अब भोला चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, नेहा भार्गव, नीतीश कुमार, भोला चौधरी, चलिए सब लोगों को शुभ संध्या। आलोक बाबू, शुभ संध्या बाबू। तो आइए हम लोग, हैप्पी जी, प्रदीप सर का चेला भी हैं, राजीव कुमार हैं, चंदन जी हैं, गुड्डू लाल यादव जी भी आगे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। आशुतोष कुमार, नंदन जी, सब लोग ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग धार्मिक साहित्य की चर्चा किए थे, उसमें भी ब्राह्मण साहित्य की चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग वेद की चर्चा किए, ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किए, आरण्यक ग्रंथ की चर्चा किए थे, उपनिषद की चर्चा किए थे, पुराण की चर्चा किए थे, स्मृति ग्रंथ की चर्चा किए थे, महाकाव्य की चर्चा किए थे। आज हम लोग गैर ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करने वाले हैं। गैर ब्राह्मण साहित्य के साथ साथ जो गैर धार्मिक साहित्य था, अलौकिक साहित्य था, उसकी चर्चा करने वाले हैं सिक्वेंसली। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत, उसके बाद विदेशी यात्री का विवरण, उसके बाद फिर हम लोग का पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिक्वेंसली हम लोग चलेंगे। सिक्वेंसली 1 से 2 को जोड़ते हुए हमने कहा था कि जिस तरह से आप फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन वाले टॉपिक को धीरे धीरे समझते हैं और यूनिट और डायमेंशन वाले टॉपिक को यदि समझ लेते हैं तो आपका पूरा फिजिक्स कंट्रोल हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत है, उस टॉपिक को यदि ठीक ढंग से समझ लेते हैं, वह पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो पूरा एंशियंट हिस्ट्री आपका नियंत्रण में हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात। अंशुमान ठाकुर जी भी आ चुके हैं, अमित बाबू, प्रताप राज, सब लोग आ चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमने गैर ब्राह्मण साहित्य लिया था। इससे पहले क्या लिया था? ब्राह्मण साहित्य। तो गैर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 2 साहित्य को रखा जाता है। कौन कौन? तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ध्यान से सुनिएगा, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, दोनों की भाषा अलग अलग थी। बौद्ध साहित्य सामान्यतः पाली में लिखा गया था और जैन साहित्य सामान्यतः प्राकृत, जिसे ही अर्धमागधी कहा जाता है, प्राकृत या अर्धमागधी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध साहित्य की रचना सामान्यतः कैसे हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और उनके मृत्यु के वर्ष ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? राजगृह में किया गया था, जिसे राजगृह या गिरिब्रज कहा जाता है। राजगीर के मृगदाव जंगल में। अब क्वेश्चन, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, राजगीर में किसके शासन काल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासन काल में। इस सम्मेलन, इस प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें क्या क्या हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध सम्मेलन में 2 पुस्तक की रचना किया गया था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने किया? विनय पिटक की रचना किसने किया? इससे क्वेश्चन पूछता है, सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है। फिर दूसरा बौद्ध सम्मेलन, तीसरा बौद्ध सम्मेलन, चौथा बौद्ध सम्मेलन। तो चारों बौद्ध सम्मेलन आपको कंठस्थ होना चाहिए। चारों बौद्ध सम्मेलन कहां कहां हुआ, किसके किसके शासन काल में हुआ, चारों बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, चारों बौद्ध सम्मेलन की विशेषता क्या थी। क्लियर? अब देखो, शशि आनंद जी, संजीव बाबू, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन, शाहिर बाबू, ध्यान से, बहुत अच्छी बात। बुद्ध पाली लैंग्वेज में और महावीर स्वामी प्राकृत। प्राकृत को ही क्या कहते हैं? अर्धमागधी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध साहित्य से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। बौद्ध साहित्य से किस धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा पॉइंट है,
कि बौद्ध साहित्य अधिकांशतः पाली भाषा में लिखा गया था। किसमें भाई? पाली में लिखा गया था। तीसरा बना, या इसको याद रखना बहुत जरूरी है, जितना बता दिए सब इसमें लिखा हुआ है। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता पोटली, गठरी। चलिए, पिटक का मतलब होता पोटली या गठरी। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, या पोटली या गठरी त्रिपिटक में बौद्ध सम्मेलन में स्थापना, इसका रचना किया गया था। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। क्या होता है? टोकरी या गठबंधन। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध सम्मेलन का संगीति का आयोजन किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, सारा का सारा एक यदि खंड में देखेंगे तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जैसे बोल रहे हैं उससे याद रखेंगे। प्रथम कब हुआ था? 483 बीसी में। कहा हुआ था? राजगीर में। किसके काल में? अजात शत्रु के काल में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। विशेषता क्या थी भाई? तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया। अब विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। फिर क्वेश्चन पूछेगा, सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध का उपदेश है। अब विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए बनाए गए नियम है। दूसरा बना, ध्यान से सुनते रहिएगा, बस ऐसे ही आप रिवीजन करने के लिए, नईम परवेज जी ऐसे ही रिवीजन के लिए याद करेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। कहा हुआ? राजगीर में। किसके काल में? अजात शत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। सुत्त पिटक में बुद्ध का उपदेश, विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने को लेकर बनाए गए नियम कानून की चर्चा है। अब दूसरा बना, दूसरा क्या होगा भाई? सेकेंड कब हुआ? 100 साल बाद, 383 ईस्वी में। किसके काल में भाई? किसके काल में? जल्दी बताओ। कालाशोक के काल में। कहा हुआ? वैशाली में। कालाशोक के काल में। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से। कालाशोक किस वंश से संबंधित थे? शिशुनाग वंश से। कालाशोक के काल में अध्यक्ष कौन था भाई? शावक मीर। विशेषता क्या हुई इस सम्मेलन का? तो विशेषता था, याद आया, 2 में अंशतः, 4 में पूर्णतः। विशेषता, बौद्ध संघ में आंशिक फूट हो गई। हमने क्या कहा? आंशिक फूट हुई। तो 2 में हुआ आंशिक, 4 में हुआ पूर्ण। 2 में हुआ आधा, 4 में हुआ पूरा। अब देखो, अब आंशिक फूट में क्या क्या हुआ भाई? एगो हुआ महासांघिक, और दूसरा हुआ अस्थावीरावादी। मतलब महासांघिक, एक स्थान पर संघ बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, और अस्थावीरावादी अलग अलग जगह पर घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे। तीसरा चलते, 2 क्लियर। तीसरा चलते हैं। तीसरा किसके कहा हुआ भाई? तो 255 ईस्वी पूर्व में। कहीं कहीं 250 लिखा हुआ रहेगा, 255 मारिएगा। कहा हुआ? पाटलिपुत्र में।
किसके काल में बाबू? अशोक के काल में। अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश के। अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस। विशेषता क्या हुई? इस विशेषता क्या था? तीसरा पिटक कौन सा? अभिधम पिटक की रचना किया गया। अभिधम पिटक की रचना किया गया। किसके द्वारा बाबू? मोगलीपुत्र तीस का। मोगलीपुत्र तीस का। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बना कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में। किसके काल में? कहां हुआ था? तो कश्मीर में। कश्मीर के कुंडल वन में। किसके काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे। और विशेषता क्या हुआ? तो यह प्रथम बौद्ध सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी, अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की व्यवस्था किया गया। अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष, जिसे भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। इस बौद्ध सम्मेलन की विशेषता क्या रही बाबू? तो पहली विशेषता रही कि इसमें क्या हुआ भाई? इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को व्यवस्था किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा उपाधि सर, उपाधि लिख दिए, चलो उपाधि। अब देखो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की विशेषता क्या थी कि बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म में या धर्म में पूर्णता विभाजन हो गया। पहला हो गया क्या चीज? हीनयान। और दूसरा हुआ क्या चीज? महायान। हीनयान को कहा गया परंपरावादी, परंपरावादी या रूढ़िवादी, जो परिवर्तन नहीं लाना चाह रहा था। रूढ़िवादी मतलब नो चेंज, चेंज नहीं करना चाह रहा था। इसे क्या कहा गया? महायान को कहा गया चेंज करने की बात। इसे क्या कहा गया? परिवर्तनवादी। क्या कहा गया बाबू? परिवर्तनवादी। खुद कनिष्क किस शाखा का समर्थन किया? कनिष्क महायान शाखा का समर्थन किया। हो गया। मिल्टन का मतलब क्या होता है? मिल्टन एक विद्वान थे, यूरोपीय विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर मिल्टन नाम दिया गया। जिस तरह से कहते हैं भारत का शेक्सपियर, तो शेक्सपियर क्या है? एक विद्वान है, यूरोपीय विद्वान शेक्सपियर। फिर कहते हैं हम लोग भारत का नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन, भारत का नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन। तो यह सब यूरोपीय विद्वान। भारत का न्यूटन, तो भारत का नागार्जुन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष को। भारत का सुकरात किसे कहा जाता है? ये सब ये नोट्स में पूरा नहीं है नीतीश बाबू, ये सारा का सारा नोट्स में है, आप चिंता न करें, जो होगा सो देखा जाएगा। अब देखो बाद में जब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चा करेंगे तो बौद्ध धर्म हीनयान में भी फिर विभाजन किया गया। हीनयान में भी फिर विभाजन हुआ। हीनयान सौत्रांतिक और वैभाषिक, हीनयान में भी विभाजन हो गया। बाद में चर्चा करेंगे क्या क्या कहेंगे, सौत्रांतिक और वैभाषिक। यह भी नहीं, यह बौद्ध धर्म जब आएंगे केवल यहां समझ लेंगे। महायान में भी परिवर्तन हुआ। क्या क्या हुआ भाई? तो विज्ञानवाद और शून्यवाद। विज्ञानवाद और शून्यवाद। और इसी शून्यवाद के जनक थे कौन? नागार्जुन। इसी शून्यवाद के जनक कौन थे भाई? नागार्जुन। हो गया।
चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत कम मटेरियल दिया गुरुजी। बाबू ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो केवल स्रोत है गुड्डूलाल जी या सभी लोग, बौद्ध धर्म तो जैन धर्म केवल स्रोत है। बौद्ध धर्म इतने ही से थोड़े चलेगा, बौद्ध धर्म पूरा डिटेल जाएंगे, जैन धर्म पूरा डिटेल जाएंगे। ये तो क्या हुआ, ये तो स्रोत हुआ। जिस तरह से हम लोग कहते बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, तो केवल न्यूटन के कहने से बल क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। दाब का मात्रक कह देते पास्कल है, क्या केवल पास्कल कहने से दाब का टॉपिक खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। उसी तरह से यह क्या है, एक स्रोत का है जो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी कैसे हम लोग को प्राप्त हुआ। क्लियर हो गया? जो नोट्स में नहीं होगा वो लिखा देंगे, कोई बात नहीं। आप ध्यान से सुनिएगा। एगो गुलशन बाबू कह रहा है आप जोश में आज नहीं दिख रहे हैं, आप जोश से नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो गुलशन माँ को, ये तो गुलशन है, गुल खिला गुलशन में और ई बबुआ लेके चला गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, अभी टेलर चल रहा है। जी जी बहुत अच्छी बात, ये तो टेलर चल रहा है, कहानी तो बाद में चर्चा होगा, सिनेमा तो बाद में चर्चा होगा। अब देखो जितना बताए है सब इसमें लिखा हुआ है, जितना भी बताए है सब इसमें लिखा हुआ है। गुलशन बाबू यह जो है, या आप जो कहते आज आप जोश में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप जोश में आज नहीं हो, आप सुस्तेल हो। हम तो एकदम सुबह से लेकर शाम तक इसी फॉर्म में रहते हैं। अब देखो ध्यान से बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है, अब सब बता दिए हैं, इसमें एक बार भी समय रुकना नहीं चाहिए। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ बाबू? तो 483 से पूर्व में हुआ। कहां हुआ? राजगीर, जिसे राजगृह या गृहब्रज कहा जाता है। किसके शासन काल में हुआ? हर्यक वंश के शासन काल में। शासक का क्या नाम था? अजातशत्रु। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। इसमें क्या क्या हुआ था विशेषता? तो बौद्ध धर्म के दो पिटक, दो टोकरी का गठन हुआ था। यह टोकरी क्या था भाई? एक था सुत पिटक, एक था विनय पिटक। सुत पिटक की रचना बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया। इसमें था क्या भाई? तो इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश की चर्चा है, धार्मिक उपदेश की चर्चा सुत पिटक में लिखा हुआ है। इसमें सुत पिटक में धार्मिक उपदेश की चर्चा है। सुत पिटक में क्या है भाई? धार्मिक उपदेश की चर्चा है। तो अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा सुत पिटक किस प्रकार से, तो हमने कहा था यजुर्वेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया था, याद आया? यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। यजुर्वेद का उपवेद बताए थे धनुर्वेद, जिसकी रचना कौन किया था? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा गद एवं पद, गद एवं पद, देखो गद एवं पद दोनों में लिखा गया था। इस पिटक में 5 निकाय या खंड है। ध्यान से सुनिएगा, इस पिटक में 5 निकाय या खंड है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन एगो कह रहा कि सर अभी तक आप मूड में नहीं आए हैं। मूड में आइएगा तब आता है मजा। चल भाई मूड तो हमेशा रहता है। अब देखो हमने कहा सुत पिटक में कितने खंड है? 5 खंड है, जिसे निकाय कहते हैं या खंड कहते हैं। जिसमें एक निकाय, दूगो याद रखेंगे, एक निकाय खुद अंगुत्तर निकाय है। बड़ी क्वेश्चन है भाई, अंगुत्तर मेरा प्रधान अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। हम लोग जब चर्चा करते हैं कि 16 महाजनपद जो दूसरे नगरीकरण का काल कहा गया, उत्तर वैदिक काल के पश्चात जो भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दूसरे नगरीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें 16 महाजनपद हुआ। और इस 16 महाजनपद की चर्चा 2 पुस्तक में है। पहला तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन साहित्य भगवती सूत्र। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, जैन साहित्य भगवती सूत्र। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि 5 निकाय में सबसे महत्वपूर्ण निकाय कौन है भाई? अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में क्या है भाई? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद की चर्चा है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हम लोग चर्चा करते हैं। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा था यूपी में कितना? 6 था। बिहार में कितना?
3 तो 6 3 9। मध्य प्रदेश में कितना 2 9 2 11। एक आंध्र प्रदेश में 12, एक राजस्थान में 13, एक हरियाणा में 14 और 2 महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा असमक जो दक्षिण भारत में थी, असमक की राजधानी पोटना थी। जो राजस्थान में मत्स्य था उसकी राजधानी विराटनगर थी। जो हरियाणा में कुरु था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बिहार में कितना था 3 था। अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी राजगीर, बाद की राजधानी पाटलिपुत्र। अब क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश में कितना था भाई, तो मध्य प्रदेश में 2 था। पहला क्या था भाई, तो पहला चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती और दूसरा अवंती जिसकी राजधानी महिष उज्जैनी या महिष्मती। अब अवंती को 2 भाग में बांटेंगे, उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। तब बचा क्या चीज यूपी में, तब बचा क्या चीज यूपी में। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश में 6 महाजनपद। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद 6 महाजनपद। जैसे हम लोग कहेंगे काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, सुरसेन की राजधानी मथुरा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती और इसी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा काल बिताए थे। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी। पंचाल 2 भाग में था, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछन्न, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल और मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर। और इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये सब तो इंट्रोडक्शन था। ये 16 महाजनपद के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। या जो 16 महाजनपद था, या महाजनपद क्या था, तो हम लोग जब ऋग वैदिक काल जाएंगे तो ऋग वैदिक काल तक जन आया। फिर से सुनिएगा, ऋग वैदिक काल जो प्रशासनिक इकाई थी क्या था भाई, तो पहला था परिवार। परिवार को कुल कहा गया। कुल का प्रधान कुलप, कई कुल मिलकर गांव बना, कई परिवार मिलकर गांव बना, कई गांव मिलकर विष बना, कई विष मिलकर जन बना। जन थी ऋग्वैदिक काल की सर्वोच्च इकाई जिसके प्रधान राजन हुआ करते थे और राजा का मुख्य काम होता था गाय की खोज करना, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गाय को अर्थव्यवस्था का सूचक माना गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा जन से भी ऊपर हुआ राजनीतिक इकाई महाजनपद। और महाजनपद की चर्चा पहली बार अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। कितने महाजनपद 16। 16 का एक बार टेलर दे दिए। उत्तर प्रदेश में 6, बिहार में 3, मध्य प्रदेश में 3, एक आंध्र प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में और 2 चला गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन कौन, तो गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि एक और निकाय था, एक तो अंगुत्तर निकाय हो गया, दूसरा हो गया खुद्दक निकाय। ध्यान से सुनिएगा, खुद्दक निकाय, खोदा गया निकाय। इस खुद्दक निकाय में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी। अब कहिएगा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी जातक पुस्तक में है। हाँ, खुद्दक निकाय का ही संबंध किससे है, जातक पुस्तक से। हो गया, खुद्दक निकाय का संबंध किससे है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। जातक पुस्तक का संबंध बौद्ध धर्म से, जातक पुस्तक किस निकाय से, खुद्दक निकाय से। जातक पुस्तक में है क्या, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी की चर्चा किया गया। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन पूछेगा विनय पिटक, तो यहां पर सुत पिटक क्लियर हो गया। सुत पिटक के कितने खंड, 5 खंड। 5 खंड को निकाय कहेंगे। हमने याद उसमें कितना कराया, 2। पहला क्या क्या, अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद, दूसरा खुद्दक निकाय जिसका संबंध जातक ग्रंथ से, और जातक ग्रंथ में क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी की चर्चा है। अब देखो दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक की रचना भी प्रथम बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया, महात्मा बुद्ध के दूसरे प्रिय शिष्य उपाली के द्वारा। किसके द्वारा बाबू, तो विनय पिटक, इसकी रचना बुद्ध का एक अन्य शिष्य उपाली के द्वारा किया गया, जिसमें बौद्ध संघ में प्रवेश करने को लेकर बनाए गए नियम कानून की चर्चा है। अब नंदन जी 16 जनपद को फिर से एक बार बढ़ा दीजिएगा। चल भाई, ये सब टॉपिक में होगा, कोई बात नहीं, सुनिएगा। 16 महाजनपद पहले हल्का हल्का निकाल लो।
एक हो गया दक्षिण भारत में अशमक, जिसकी राजधानी पोटना या पाटन थी। एक हो गया राजस्थान में मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। एक हो गया हरियाणा में कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, दो को चला गया पाकिस्तान में गंधार, राजधानी तक्षशिला, और कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक। मध्य प्रदेश में दो गो था, एक था चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, और अवंती, अवंती को दो भाग में बांटा गया, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। वही महिष्मती याद आया जो बाहुबली में जिसकी चर्चा है, महिष्मती की सेना। अब देखो अपना बिहार में कितना, 3 पहला हुआ अंग, अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान भागलपुर का क्षेत्र। दूसरा हो गया क्या चीज, बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, जो मुजफ्फरपुर हाजीपुर का क्षेत्र। और तीसरा हो गया इस मगध का क्षेत्र, जिसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, बाद की राजधानी कहां हुआ, कहां, पटना, पाटलिपुत्र। राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी कौन आया, तो अजात शत्रु का बेटवा उदयन के द्वारा। क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश में कितना था, 6 पहला क्या बताए थे, काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। दूसरा सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। यहीं पर हमने बताया कि श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा काल बिताए। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। चौथा क्या बताए, वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। पांचवा क्या बताए, मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर, जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, मृत्यु हुई। और अगला बताए थे पंचाल, पंचाल 2 भाग में बटा हुआ था। उत्तरी पंचाल, जिसकी राजधानी अहिछन्न, अहिछन्न, और दक्षिणी पंचाल, जिसकी राजधानी कामपिल। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो भैया प्रिंस बाबू सबको सुनिएगा, दूसरा बौद्ध सम्मेलन महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद, मतलब 383 ईस्वी पूर्व में कहा हुआ, वैशाली में। किसके काल में, किस वंश के काल में, शिशुनाग वंश के काल में। शासक का क्या नाम था, कालाशोक। क्या हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, साबकवीर। इसमें हमने क्या पॉइंट बनाया था, इसमें हमने कहा कि बउआ इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हुआ, बौद्ध संघ का आंशिक विभाजन हुआ। हालांकि ये टॉपिक चूंकि साहित्य से संबंधित नहीं है इसीलिए छोड़ दिए। आंशिक विभाजन हुआ, आंशिक विभाजन किस किस के रूप में, तो हमने क्या कहा, महासांघिक और अस्तावीरावादी। यह टॉपिक है, आगे आगे जब बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे वहां पर पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा कि महासांघिक क्या था, अस्तावीरावादी क्या था। क्लियर। अब देखो फिर से सुनिएगा, शैलेंद्र बाबू सब कुछ समझिएगा, प्रभात शाह जी, ऋषु आनंद जी। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा, अब शैलेंद्र बाबू ने कहा 16 महाजनपद का नोट्स में पीडीएफ फाइल दीजिए। अरे भैया कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाब तरबर फले, केतक सींचो नीर। मतलब कार्य जो है समय पर होता है, काहे हम लोग पेशेंस अपना खो रहे हैं, क्यों होते हैं अधीर, क्यों, क्योंकि समय पाने पर ही वृक्ष में फल लगता है। इसके लिए आप कितनो उर्वरक, कितनो खाद पानी दे दीजिए, लेकिन फल तभी लगेगा जब उसका समय होगा। तो इसमें फल या 16 महाजनपद की चर्चा तभी करेंगे जब हम लोग वैदिक काल की समाप्ति करेंगे। हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा बौद्ध सम्मेलन किसके काल में हुआ था, तो तीसरा बौद्ध सम्मेलन किसके काल में कब हुआ, अध्यक्ष कौन था, विशेषता क्या था, तो तीसरा बौद्ध सम्मेलन 255 ईस्वी पूर्व में, 255 ईस्वी पूर्व में। कहां पर बाबू, पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में, मौर्य वंश के शासक अशोक के काल में। अध्यक्षता कौन किया, मोगलीपुत्र तीस। और इसी मोगलीपुत्र तीस के द्वारा क्या रचना किया गया, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो तीसरा पुस्तक था, तीसरा पिटक था, तीसरा गद्य था। अब देखो भैया
अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि यह त्रिपिटक अभिधम पिटक में था क्या, तो बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष दर्शन छुपा हुआ था। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भारतीय दर्शन का जन्म स्थल, जल्दी से बताएंगे सभी लोग बताएंगे, राय जी, मनीषा, मनीष कुमार, रविशंकर, क्वेश्चन पूछेगा भारतीय दर्शन का जन्म स्थल किसे कहा गया, जल्दी से बताएंगे। अखिलेश कुमार बाबू जल्दी से बताएंगे। जितने भी लोग लाइव में देख रहे हैं, कितने लोग अभी लाइव में बैठे हुए हैं, जरा सा इसकी चर्चा कर ले। अभी जो मेरे पास लाइव रिपोर्ट है वो है 635 लोग अभी लाइव में बैठे हुए हैं। चलिए तो जल्दी जल्दी बताएंगे जितने भी लोग लाइव में बैठे हैं। आप लोग से क्वेश्चन है कि दर्शन, भारतीय दर्शन का जन्म स्थल किसे कहा गया, अभी तक उत्तर नहीं आया। रिंकी अभी तक उत्तर नहीं आया है। हिंदी के लिए बैच ला रहे भैया, अरे हिंदी का बैच स्टार्ट हो गया है। आज हम पता नहीं क्या हो गया था पिछले सप्ताह में, हिंदी का आज क्लास चला है, हिंदी का आज क्लास चली है, टाइम हिंदी का आज क्लास चली है, हिंदी का क्लास चली है। हाँ उपनिषद, बहुत अच्छी बात है, उपनिषद को भारतीय दर्शन का जन्मस्थल कहा जाता है। हिंदी का डायरेक्टर साहब बोले तो हिंदी का क्लास का टाइम क्या था, 12:30 से 1-1:30 बजे तक, 12:30 शुरू से स्टार्ट किया है। बाबू लोग हिंदी हमको तो याद ही नहीं था ना, हमको कोई याद किया। हिंदी का बैच, उसका चार्जर क्या रखे हैं जरा से उनको बता दीजिए हमको। हिंदी के लिए सरचार्ज रखे 551। चलिए हिंदी में चूंकि हम उनको सब कुछ दे दिए हैं, मेरे पास केवल वो आएंगे पढ़ाएंगे, और चूंकि वयोवृद्ध है तो हमने कहा सर आप जो रखिएगा वो सब आपको जाएगा, हम उसमें 1% हिस्सेदारी नहीं लेंगे। तो हिंदी के लिए सर ने 551 रुपया चार्ज रखा है, 551 रुपया। हालांकि सर हमसे पर्सनल नहीं, ऊपर डायरेक्टर साहब सबसे बात हुई, और आज हिंदी का क्लास चला है, आज हिंदी का क्लास चला है 12:30 से 1:30 बजे तक। एप्लीकेशन पे जाके देखिएगा। हाँ चलिए आंसर दे दिया हूं, गुड्डू लाल यादव जी बहुत अच्छे। तो दर्शन का मुख्य किस में है भाई, उपनिषद में, उपनिषद। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा भाव बौद्ध धर्म का दर्शन किस पुस्तक में है, तो अभिधम पिटक, जिसकी रचना तीसरे बौद्ध सम्मेलन में, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन चलते हैं, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बाबू ध्यान से सुनेगा, प्रथम शताब्दी में किसके काल में, कनिष्क के काल में। कहा हुआ, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। किसके शासन काल में, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में। आप लोग भी इसी तरह से घुमा कर लिख लेंगे, कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की चर्चा है। अध्यक्ष पद पर किसकी भाई, वसुमित्र। उपाध्यक्ष पद पर किसका भाई, अश्वघोष की नियुक्ति किया गया था। विशेषता क्या थी बाबू, तो विशेषता क्या थी, ध्यान सुने, विशेषता क्या थी, बौद्ध संघ में पूरी तरह से फूट पड़ गई, बौद्ध संघ में पूरी तरह से फूट पड़ गई। एक हो गया, जल्दी बताओ, हीनयान, और दूसरा हुआ महायान। हीनयान क्या था भाई, तो हीनयान परिवर्तन करना नहीं चाह रहा था, और महायान परिवर्तन करना चाह रहा था। बौद्ध संघ में पूरी तरह से 2 भाग में पड़ गया। पहला हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। हीनयान क्या था भाई, तो अपरिवर्तनवादी था। अपरिवर्तन को क्या कहेंगे, रूढ़िवादी, अपरिवर्तन या रूढ़िवादी। अब महायान क्या था, परिवर्तनवादी। महायान क्या था बाबू, परिवर्तनवादी। क्वेश्चन पूछेगा, खुद कनिष्क किस धर्म को, किस शाखा को सपोर्ट किया था, तो खुद कनिष्क किस शाखा को सपोर्ट किया था, महायान शाखा। अब जब हम लोग कहे कि महायान शाखा को भी 2 भाग में बांटेंगे, कौन कौन भाई, विज्ञानवाद और शून्यवाद। हीनयान शाखा को 2 भाग में बांटेंगे, सौत्रांतिक और वैभाषिक। आगे लिखा होगा, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, केवल यहां पर याद रखेंगे कि गुरुजी ने कहा था
परिवर्तनवादी महायान। बाद में भी दो भाग बट गया। कौन कौन भाई? तो पहले महायान शाखा से एक शाखा निकला ब्रजयान, जिसमें तंत्र मंत्र आ गया। पुनः महायान शाखा से फिर आगे विभाजन हुआ विज्ञानवाद और शून्यवाद। यहां पर हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, अपरिवर्तनवादी भी आगे दो भाग में बटा, वैभाषिक और सौत्रांत्रिक। वैभाषिक और सौत्रांत्रिक। जब हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त काल, पाल वंश के काल, तो गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किया था, जहां महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। जब हम लोग चर्चा करेंगे पूर्व मध्य काल में पाल वंश, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार शरीफ, अपना बिहार शरीफ में ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जहां पर महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। गोपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक हुआ धर्मपाल, और धर्मपाल ने बौद्ध धर्म का जो एक शाखा था हीनयान का, ब्रजयान, तो ब्रजयान की शिक्षा के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो तीन विश्वविद्यालय याद रखेंगे। कौन कौन बाबू? तो पहला बताए नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त प्रथम महायान शाखा, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय कहां पर? बिहार शरीफ में। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा महायान शाखा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। बहुत से विक्रमशिला, बहुत से ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। हो गया क्लियर? चलो अब देखो भैया, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में तो निकले, उसके बाद भी कई पुस्तक की रचना किया गया, जिसमें ध्यान सुनिएगा बौद्ध संगीति के अलावा भी कई बौद्ध पुस्तक की रचना किया गया, जिससे भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे पहला क्या हुआ भाई? तो ध्यान सुनिएगा, पहला क्या हुआ? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो नाम से स्पष्ट है, मिलिंद और नागसेन, बौद्ध भिक्षुक नागसेन। मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ था, मिलिंद कौन था? तो याद रखेंगे इंडो ग्रीक शासक दूगो आया था, एगो डेमेट्रियस जिन्होंने भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्का चलाया, और डेमेट्रियस के बाद आया था मिलिंद, जिसे मिनांडर कहा गया। भारतीय भाषा में नाम था मिलिंद और इंडो ग्रीक नाम क्या था? मिनांडर। इसी बौद्ध भिक्षुक मिलिंद या मिनांडर एवं विदेशी यात्री मिलिंद या मिलांडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच जो हुई वार्तालाप, इसी वार्तालाप को इस मिलिंद पन्हो में लिखा गया है। अब देखो ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा मिलिंद पन्हो क्या है भाई? हीनयान। फिर से बता दीजिए, हीनयान में लिखा दीजिएगा गुरुजी। ओहो, चले लिख लिए। ये सब लिखा हुआ है भाई, ये सब लिखा हुआ है। ध्यान सुनिए, ये सब क्या है भाई? लिखा हुआ है, इसीलिए टेंशन नहीं करना है, सब लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, ये सब लिखा हुआ है। धर्मपाल, आपका बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। धर्मपाल क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत
में जो शून्यवाद के संस्थापक किसे कहा गया, नागार्जुन को कहा गया। अब एक एक की चर्चा करें, एक एक की चर्चा करें भाई। हमने कहा मिलिंदपन हो, समझ गए, बहुत अच्छी बात। मिलिंदपन हो, रचना कौन किया, बौद्ध भिक्षुक नागसेन। रचना कौन किया भाई, बौद्ध भिक्षुक नागसेन। अब क्वेश्चन पूछेगा इस पुस्तक में क्या है, तो बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यवन शासक मिनांडर या मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप की चर्चा है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछता है पहला विदेशी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, पहला विदेशी जिन्होंने क्या किया भाई, बौद्ध धर्म को अपनाया। पहला विदेशी बौद्ध धर्म को अपनाया, क्या है भाई, उसे क्या कहेंगे, मिलिंद कहेंगे। इस ग्रंथ से प्रथम 2 शताब्दी के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलता है। अब क्वेश्चन पूछेगा जब आगे चर्चा करेंगे कि पहला विदेशी जो बौद्ध धर्म को अपनाया, प्रथम विदेशी बौद्ध धर्म को अपनाया, उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि पहला, आप लोग से सबसे क्वेश्चन है मेरा, पहला विदेशी जिन्होंने भागवत धर्म को अपनाया है, इसमें चर्चा। पहला विदेशी जिन्होंने भागवत धर्म को अपनाया तो क्या कहेंगे, हेलियोडोरस, यवन राजदूत था हेलियोडोरस, जो शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था, जिसकी जानकारी गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलता है। किससे भाई, गरुड़ ध्वज अभिलेख जो विदिशा से प्राप्त हुआ था। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म का और पुस्तक क्या क्या भाई, तो दीपवंश है और महावंश है। दीपवंश और महावंश किस भाषा में, पाली भाषा में। इससे भी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। अब क्वेश्चन पूछता है संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बौद्ध साहित्य महावस्तु एवं ललित विस्तार है। संस्कृत भाषा, हमने पहले क्या कहा था कि बौद्ध शब्द पर गौर किए होंगे तो हमने कहा था बौद्ध साहित्य सामान्यतः पाली भाषा, सामान्यतः मतलब कुछ अपवाद भी है। कुछ अपवाद क्या है भाई, महावस्तु है, ललित विस्तार है। जिसकी रचना कौन किया था, तो जिसकी रचना कौन किया था ये तो पता नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इससे पता है। इससे भी बौद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर काल था, तो मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलता है, तो मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी दिव्यावधान। मौर्योत्तर काल किसे कहेंगे, तो मौर्य के बाद जो विदेशी आक्रमणकारी आया, ISP इंडो ग्रीक, शक या पहल, शक को कहेंगे सिथियन, पहलव पार्थियन और के से कुषाण। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ISP मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आया था। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण आया था। तो अब हमने कहा था यदि आप इस ट्रिक को याद किए होंगे कि हसीन मशुक सा बोले थे, याद आया, कभी न कभी हसीन मशुक सा बोले थे, हौ से हरियक वंश बताए थे। भारत का पहला ऐतिहासिक वंश, सी से शिशुनाग वंश, सी से क्या बताए थे, शिशुनाग वंश, नौ से बताए थे नंद वंश, मौ से बताए थे मौर्य वंश। अब मौर्य के बाद जो वंश आया वह क्या था, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इसी काल में, मौर्य के बाद के काल में भारत पर क्या हुआ, यहां से यहां तक तो विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ। अब देखो बाबू, विदेशी आक्रमण क्रमबद्ध हुआ। ISP क्या कहेंगे, ISP आई से हो गया इंडो ग्रीक, क्या हुआ बाबू, आई से हो गया इंडो ग्रीक, I फॉर इंडो ग्रीक, S से हो गया शक, P से हो गया पार्थियन, पार्थियन, शक को क्या कहेंगे, सिथियन, पार्थियन को क्या कहेंगे, पहलव, और के से हुआ
कुषाण। कैसे क्या हुआ? कुषाण। क्लियर हो गया। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये सब याद है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे टोटल का टोटल याद होना चाहिए। अब कुषाण वंश के काल में, हमने कहा कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कुषाण वंश के कालीन कनिष्क के काल में, कनिष्क के दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे नागार्जुन जो मिलिंद पन्हों की रचना किया, पार्स, और इस पार्स के कहने पर ही चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। अश्वघोष जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष थे, और चरक जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया। तो अब देखो कनिष्क के समकालीन अश्वघोष जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के उपाध्यक्ष बने, इन्होंने 2-3 पुस्तक की रचना किया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अश्वघोष को क्या कहेंगे? भारत का मिल्टन। भारत का मिल्टन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अश्वघोष ने किस किस पुस्तक की रचना किया? तो एगो चीज तो सबको याद हो जाता, बुद्ध चरित्र, लेकिन और जो 2 याद है वो याद नहीं हो पाता है। ध्यान से सुनिएगा, बुद्ध चरित्र, दूसरा क्या बताए? शौर्यानंद, दूसरा क्या बताया? शौर्यानंद, और तीसरा बताए सारी पुत्र प्रकरण। सारी पुत्र प्रकरण। तो अश्वघोष की कितनी रचना? 3 रचना। पहला बुद्ध चरित्र, दूसरा शौर्यानंद, तीसरा सारी पुत्र प्रकरण। याद हो गया? अश्वघोष की कितनी रचना? 3 रचना। पहला बुद्ध चरित्र, दूसरा शौर्यानंद, तीसरा सारी पुत्र प्रकरण, जिसमें प्रथम 2 महाकाव्य है। मतलब बुद्ध चरित्र क्या है भाई? महाकाव्य है। शौर्यानंद क्या है? महाकाव्य है। और तीसरा है कौन सा? सारी पुत्र प्रकरण। सारी पुत्र प्रकरण नाटक है। क्वेश्चन पूछेगा अश्वघोष की कौन सी रचना नाटक है? अश्वघोष की कौन सी रचना महाकाव्य है? तो अश्वघोष की पहला 2 रचना कौन कौन? तो बुद्ध चरित्र और शौर्यानंद क्या है बाबू? तो यह महाकाव्य है, जबकि सारी पुत्र प्रकरण क्या है बाबू? नाटक है। इतना क्लियर? अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब जरा सा जैन धर्म के बारे में चले। जैन धर्म, अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा गया। जैन साहित्य के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा जैन साहित्य से जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। जैन साहित्य को पुराणों, जैन साहित्य में हमने क्या कहा? अधिकांश जैन साहित्य प्राकृत भाषा, जिसे ही अर्ध मागधी भाषा, क्योंकि महावीर स्वामी ने उपदेश दिया प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा, और महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया पाली भाषा में। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो जैन धर्म अधिकांशतः किस भाषा में लिखा हुआ है भाई? तो जैन धर्म अधिकांशतः प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उसमें जैन ग्रंथ में, ज्योति भार्गव शांत रहेंगे, बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैन ग्रंथ में सबसे प्राचीनतम क्या है भाई? 14 पूर्वा है। क्या है बाबू? 14 पूर्वा है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 14 पूर्वा किससे संबंधित? जैन धर्म से, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, जिसे महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत, महावीर के द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत 14 पूर्वा में संकलित है। महावीर स्वामी ने जितना भी उपदेश दिया उसको 14 खंड में बांटकर उसका नाम क्या दिया गया? 14 पूर्वा कहा गया। अब देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जैन साहित्य को पुराण में क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैन साहित्य को पुराण में आगम कहा जाता है। अब यदि हम ज्योग्राफी में आगम पढ़ते तो क्या होता? ज्योग्राफी में हम आगम लेते तो क्या होता? जल्दी से बताएंगे। ज्योग्राफी में हम आगम लेते तो क्या होता? जल्दी से बताओगे। हाँ, बच्चा लोग धैर्य नहीं रख पाता। सही बात है भाई, एक के दिन में पूरा इतिहास पढ़ना चाहता है, ये कहां से होगा भैया? धीरे धीरे चलो, एकदम ताल से ताल मिलाते चलो,
नहीं कहता ताल से ताल मिलाते चलो। अब एक के बार ताल मिलाएगा नहीं, ये पूरा सूर्य पकड़ेगा, कहां से दिमाग में आएगा? तब जल्दी से बताएंगे। बिहार पुलिस में जैन धर्म का उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछता है, वैसे बताइएगा। अरे भैया चिंता न करो। चलिए अब आपका कमेंट ध्यान सुनिएगा, आपका कमेंट गौतम गोविंदा जी। चलो बहुत अच्छी बात है। आगम हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी बात है। आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई, आगम का पुल बस हो गया, बहुत अच्छी बात। दीपा दिको आगम मूर्छे कोचे कोलम बड़का डीजीएम, बड़का डीजीएम, वाह क्या बात है। एक बाबू ने लिखा है कि दीपा दिको आगम ऊंची ऊंची पूंची ऊंची ऊंची पूंची। भाई ऊंची ऊंची पूंची हम तो कभी बताए ही नहीं थे। हमने बताया था, एनएच का ट्रिक दिया था, एनएच का ट्रिक दिया था। दीपा दिको आगम मूचे कोचे कोलम बरका डीजेएम, जिसमें लिखाएंगे नहीं, चुपचाप सुन लीजिएगा। एनएच 1 था, 2 था, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद और क्या सिखा दिए थे कि बाबू इसके अतिरिक्त एनएच 44 याद रखेंगे, एनएच 44 और एनएच कितना बाबू, एनएच 47 का एक्सटेंशन ए याद रखेंगे, एनएच कंट्रोल में हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। अब सुन लीजिएगा, पहले लिखने फेंकने की झंझट में हटाओ। हम आगम कह रहे थे कि जैन साहित्य को पुराणों में आगम कहा जाता है, और यहां पर आगम क्या है, NH3 है, जो आगरा से मुंबई को जोड़ता है, आगरा से मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली से पाकिस्तान पंजाब का बागा बॉर्डर, दीपा पाकिस्तान का बागा बॉर्डर जोड़ता है, या पंजाब का बागा बॉर्डर। दीपा से मतलब दिल्ली से पंजाब का बागा बॉर्डर अमृतसर में है, एक तरफ अमृतसर है, दूसरे तरफ पाकिस्तान है। दी को दिल्ली से कोलकाता हो गया, दिल्ली से कोलकाता हो गया, आगरा से मुंबई हो गया, मुंबई से चेन्नई हो गया, कोलकाता से चेन्नई हो गया, कोलकाता से मुंबई हो गया, बड़का बनारस से कन्याकुमारी, दिल्ली से मुंबई भाया जयपुर। यह क्या हुआ भाई, कन्याकुमारी से श्रीनगर से, कन्याकुमारी किससे किससे भाई, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आया किससे हुआ, कोचीन बंदरगाह से वेलिंगटन द्वीप, कोचीन प्लस वेलिंगटन द्वीप हो गया, वेलिंगटन द्वीप। आलोक बाबू बहुत अच्छे बात। दीपा दिको आगम मुचे कोचे कोलम बड़का डीजीएम। तो यह आगम हम लोग यहां से ले ले, यह आगम एक तरफ ज्योग्राफी में किससे किससे भाई, आगरा से मुंबई को जोड़ता है। इसका आगरा से मुंबई यदि जोड़ा तो जैन साहित्य को पुराणों में क्या कहते हैं, जैन साहित्य को पुराणों में आगम कहा जाता है। याद हो गया, जैन साहित्य को पुराणों में आगम के नाम से जाना जाता है, जिसकी संख्या कितनी है भाई, जिसकी संख्या 12 है। हमने कहा जैन साहित्य का प्राचीनतम पुस्तक पूर्वा, 14 पूर्वा, जिसमें महावीर स्वामी के उपदेश की चर्चा है। उसके बाद बताए जैन साहित्य को पुराण में आगम कहा जाता है, जिसकी संख्या कितना है बाबू, 12 है। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, जिस तरह से बताए थे, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसी तरह से महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद 2 ही जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिस तरह से हम लोग जब चर्चा करेंगे आगे कि बाबू देखो मध्यकाल में क्या हुआ, तो भक्ति आंदोलन चला। सुनिएगा कोरिलेशन कैसे व्यवस्थित होता है। भक्ति आंदोलन चला, यह भक्ति आंदोलन 2 धारा में चला। एक निर्गुण धारा जिसका कोई गुण रूप आकार नहीं दिया गया, और एक सगुण धारा जिसमें कुछ न कुछ रूप गुण आकार दिया गया। निर्गुण धारा को 2 भागे बांटेंगे।
संत भक्ति और सूफी भक्ति, संत भक्ति का संबंध हिंदू धर्म से और सूफी भक्ति का संबंध मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से। उसी तरह से सगुण भक्ति को दो भाग बांटे, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ध्यान से सुनिएगा कैसे यहां कोरिलेशन करते हैं। हमने क्या कहा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के प्रमुख प्रचारक बने तुलसीदास, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। और कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक हुए तुलसीदास, कवि सूरदास। कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक सूरदास हुए, जिन्होंने ब्रज भाषा में सुर सागर की रचना की। इस सुर सागर में राधा संग सभी गोपियां एवं कृष्ण के प्रति प्रेम प्रसंग की चर्चा है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। हमने कहा राम भक्ति धारा में मर्यादा पुरुषोत्तम की चर्चा किया गया है। बड़ी क्लिष्ट था अवधी भाषा। मलिक मोहम्मद जैसी भी अपनी रचना पद्मावत अवधी भाषा में लिखे थे। तुलसीदास भी रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा, जो काफी संस्कृत के पश्चात दूसरा क्लिष्ट भाषा अवधी भाषा को माना गया। लेकिन इधर सूरदास आम जन की भाषा, ग्वालों की भाषा, सर्वहारा भाषा, सब जन को समझने वाली भाषा ब्रज भाषा में सुरसागर की रचना किया। यही कारण है भारत में पूर्व मध्यकाल में राम भक्ति के तुलना में कृष्ण भक्ति का प्रचार ज्यादा हुआ। आप कहिएगा सर जी ये अभी कहां पढ़ा रहे हैं। अब यहां पर देखो, हमने कहा बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में क्वेश्चन पूछेगा किस धर्म में या किस धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ, तो बौद्ध धर्म का। क्यों भाई? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में कई गुण समान था, लेकिन कई गुण अलग अलग था। समान क्या था? तो दोनों ही धर्म वैदिक धर्म के विरुद्ध, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध खड़ा किया गया था। एक, दोनों ही धर्म में जाति व्यवस्था, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, वैदिक पूजा सबका विरोध किया था। दोनों समानता थी। तीसरा, दोनों ही जन्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया। बहुत अच्छा। दोनों ही धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया, अनेश्वरवादी हुआ। दोनों ही धर्म में एक धर्म की बात, एक ईश्वर की, एक आत्मा, एक इच्छा की बात का एकात्मवाद कहा। अब देखो, दोनों ही धर्म में पुनर्विचार में विश्वास किया, लेकिन पुनर्विचार का कारण अलग अलग रखा। जैन धर्म में पुनर्विचार, पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा को बताया, इस दिल को बताया, इस हृदय को बताया। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छा को बताया, तृष्णा को बताया, विष को बताया। बौद्ध धर्म में कहा पुनर्जन्म से मुक्ति पाना है तो इच्छा को बस में करना पड़ेगा। अब जैन धर्म में कहा पुनर्जन्म से मुक्ति पाना है तो आत्मा को बस में करना पड़ेगा, आत्मा को ठेस पहुंचाना पड़ेगा, इतना चोट पहुंचाना पड़ेगा कि आत्मा दोबारा फिर इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण ही नहीं करे। क्लियर हो गया? तो जैन धर्म में अहिंसावादी था, पूर्णतः अहिंसावादी। जैन धर्म कहा जाता है सूर्योदय से पहले अन्न जल नहीं ग्रहण करता था और सूर्यास्त के बाद भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। इतना ज्यादा अहिंसक था कि अभी जो हम लोग मास्क लगाते हैं वो जैन धर्मावली के लोग मास्क लगा के चलते थे, हाथ में झाड़ू लेकर चलते थे और आगे कदम बढ़ाने से पहले मिट्टी को झाड़ देते थे। क्यों? ताकि मेरे चरण पादुका से किसी सूक्ष्म जीव का हानि न हो जाए। मास्क लगाकर पहनते थे, मास्क लगाकर रहते थे, क्योंकि मेरे श्वसन की क्रिया के द्वारा जीवाणु विषाणु की हत्या न हो जाए और मुझ पर हिंसा का पाप न लगे। चलो भैया, इतना ज्यादा इस जीवन में संभव है कि भैया
झाड़ू लेके आएंगे। यही कारण है जैन धर्म का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, जैन धर्म का ज्यादा प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कठोरता थी। इस धर्म को पालन करने में बहुत ज्यादा पैतरा की व्यवस्था थी, नियम कानून की था, पूर्णतः अहिंसावादी था। अब बौद्ध धर्म में क्या कहा गया भैया, मध्यम मार्ग अपनाओ। मध्यम मार्ग अपनाने की बात कहा। अतः जैन धर्म के तुलना में बौद्ध धर्म का ज्यादा विस्तार हुआ, जैन धर्म के तुलना में बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा लोग मुड़े। क्लियर। अब देखो, तो हमने कहा, फिर से सुनिएगा, हमने आपको कहा, पहला चीज बताए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 ही जैन संगति का आयोजन किया गया। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम जैन सम्मेलन 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। कब हुआ बाबू? 3री सदी ईस्वी पूर्व में हुआ। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। अब 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मौर्य वंश का शासन चल रहा था। कौन सा बाबू? मौर्य वंश का शासन था। शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, ध्यान सुनिएगा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलबाहु ने। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? स्थूलबाहु ने। अब क्वेश्चन पूछेगा, अब आत्मा को कैसे बस में होगा? सर जी बहुत अच्छी बात, आत्मा कैसे बस में होगा? आत्मा बस में तब होगा जब आप योग का पालन करेंगे। योग का पालन करेंगे, अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे, संलेखन विधि का पालन करेंगे, उपवास विधि का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे यह आत्मा क्या होगा? बस में होता चला जाएगा। धीरे धीरे यह आत्मा सिकुड़ता हुआ एक दिव्य ज्योति के रूप में आपके शरीर से निकल जाएगा। आपका शरीर से आत्मा त्याग देगा, आपका शरीर आत्मा को त्याग देगा। इसे ही क्या कहते हैं? संलेखन विधि कहते हैं। और इसी संलेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के मैसूर में श्रवण बेलगोला श्रृंगेरी पर्वत पर अपना प्राण त्यागे थे। अब देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से आप सुनते रहिएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, जैन धर्म प्रथम जैन सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम जैन संगीति हुआ था कहां? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबाहु। और इसी जैन सम्मेलन में क्या हुआ था? तो दूसरा जैन आचार्य भद्रबाहु ने जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पुस्तक 12 अंग की रचना किया था। 12 अंग एक पुस्तक का नाम है, 12 अंग एक पुस्तक का नाम है। 12 अंग की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया। इसी 12 अंग में एक पुस्तक है भगवती सूत्र। हमने क्या कहा था? खुद्दक निकाय का संबंध था जातक ग्रंथ। खुद्दक निकाय का संबंध किससे था? जातक ग्रंथ। बौद्ध धर्म का खुद्दक निकाय का संबंध किससे था भाई? जातक ग्रंथ। और अंगुत्तर निकाय था। अंगुत्तर निकाय में क्या बताए थे? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा थी जो बौद्ध साहित्य था। यहां पर क्या बाबू? यहां पर ध्यान सुन, यहां पर क्या होगा? 12 अंग। इस 12 अंग में एक अंग था भगवती सूत्र, और इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। क्लियर हो गया? अब देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 12 अंग का एक और पुस्तक है। कौन भाई? एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है आचारांग सूत्र। 12 अंग का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सा है? आचारांग सूत्र, जिसमें जैन संघ में प्रवेश करने को लेकर बनाए गए नियम कानून की चर्चा है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने को लेकर बनाए गए नियम कानून की चर्चा किसमें बताए थे? तो विनय पिटक में रचना किया था उपाली के द्वारा। किस सम्मेलन में? प्रथम सम्मेलन में। यहां पर एक
12 अंग में एक बताए थे भगवती सूत्र और दूसरा बताए थे कौन भाई, आचारांग सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद और आचारांग सूत्र में जैन संघ में प्रवेश करने को लेकर नियम कानून की चर्चा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो प्रथम अब यहां पर जब हम लोग जैन धर्म की चर्चा करेंगे, कहानी सुनिएगा, जैन धर्म की चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि इसी जैन सम्मेलन के पश्चात इस मगध क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष का अकाल हो गया। 12 वर्ष का अकाल हो गया। तो अकाल के दौरान मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। कहां चला गया? दक्षिण भारत चला गया। और दक्षिण भारत में गुरुजी अपना शिक्षा दीक्षा में लग गए। अब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपना श्रृंगेरी पर्वत पर धूमि रचा दिए और संलेखन विधि से प्राण त्याग दिए। जब अकाल की समाप्ति हुआ तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन गया था फिर से इस पाटलिपुत्र में आया। स्थूल बाहु यहीं पर रह गया था, वो नहीं गया, कहा कि तुरा से को जाना है, जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो स्थूल बाहु जो रहा, तो स्थूल जैन धर्म में वस्त्र को निग्रंथ माना गया। वस्त्र को क्या कहा गया कि भैया ये क्या है, यही है अवरोध। तो निर्वस्त्र रहने की बात कहा गया। नग्न अवस्था में शुद्ध जैनी नग्न अवस्था में रहते हैं। तो जब भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन संत पाटलिपुत्र आए, इस मगध के क्षेत्र आए, तो देखा कि यह जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में कुछ जैन संत पाटलिपुत्र में ही रह गए थे, वह श्वेत वस्त्र धारण कर लिया है। जबकि भद्रबाहु के साथ जो जैन धर्म का लोग गया था वो अभी भी नग्न अवस्था में है। तो यहीं पर जैन धर्म दो भागे बट गया। स्थूल बाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर हो गया, जिसे परिवर्तनवादी कहा गया। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर हुआ, जो नग्न अवस्था में रहते थे। तो आप क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे जैन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व ईस्वी में 512 को क्या कहेंगे? 6ठी शताब्दी में। अब 6ठी शताब्दी का काल कब से कब तक होता है? तो 500 से लेकर 599 तक के पीरियड को 6ठी शताब्दी कहा जाएगा। जैसे 600 होगा तो 600 से लेकर 699 तक 7वीं शताब्दी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इस बौद्ध सम्मेलन, इस जैन सम्मेलन कहां हुआ था? तो गुजरात के बल्लभी में। गुजरात के कहां भाई? बल्लभी में, जिसका अध्यक्ष बने थे देवाधीश्रवण। अध्यक्ष कौन था बाबू? देवाधीश्रवण। और इस देवाधीश्रवण में प्रत्येक 12 अंग, इस 12 अंग की रचना किसने किया था? भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु के द्वारा। इसमें 2 गो बताए थे, कौन कौन? भगवती सूत्र, जिसमें याद आया भगवती सूत्र, जिसमें क्या बताए? 16 महाजनपद की चर्चा है। भगवती सूत्र में क्या था भाई? 16 महाजनपद की चर्चा। और एक बताए थे आचारांग सूत्र, जिसमें जैन संघ में प्रवेश करने को लेकर बनाए गए नियम कानून की चर्चा। जैन धर्म से संबंधित कई पुराण भी है, जिसमें जिनसेन की रचना आदि पुराण। जिनसेन की रचना कौन भाई? आदि पुराण। अब देखो, भद्रबाहु जो दिगंबर कहलाए, भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र, जो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी भद्रबाहु। और भद्रबाहु को क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, भद्रबाहु दिगंबर हुए और स्थूल बाहु श्वेतांबर हुए। हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन भी जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में 2 को याद रखेंगे। जैन धर्म में 2 याद रखेंगे, कौन कौन भाई? जिनसेन की रचना आदि पुराण। पुराण में क्या कहा गया? जैन साहित्य को आगम कहा गया। भद्रबाहु की रचना
परिशिष्ट भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र, और दूसरा हेमचंद की रचना परिशिष्ट बर्मन। यहां तक तो हम लोग कहे धार्मिक साहित्य अभी केवल धर्म ही धर्म हुआ। सोनू बाबू सर याद एड को, एडी क्या होता है, चलिए एडी और बीसी, पूरे ईसा मसीह के जीवन काल को शून्य मान लिया गया। ईसा के जन्म से पहले की घटना को ईसवी पूर्व की घटना कहा गया, बिफोर द क्राइस्ट कहा गया, और ईसा मसीह प्रभु यीशु के बाद की घटना को अन्ना डोमेनी कहा गया, अन्ना डोमेनी कहा गया, एडी कहा गया। तो ईसा से पहले, ईसा पूर्व बीसी, ईसा के बाद अन्ना डोमेनी हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन पूछे कि जैन साहित्य बौद्ध साहित्य के बाद अब आया लौकिक साहित्य। कौन सा है बाबू? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को गैर धार्मिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। लौकिक साहित्य को क्या कहते हैं? गैर धार्मिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा कि गैर धार्मिक साहित्य में सबसे प्रमुख है कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र। किसकी रचना? अर्थशास्त्र। कौटिल्य या एडी को ईयर में निकालना सिखा दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा जाए। आज रहने दीजिए, एगो दुगो और टॉपिक चलने दो। मतलब अब 1.5 घंटे का समय है। आज 5:35 में स्टार्ट हुआ, 7 बजे तक चलेगा। 35:40 में, 5:35, 5:40 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7 बजे तक क्लास चलेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री का क्लास है, जरा लंबा लंबा क्लास चलना चाहिए, तब टॉपिक जल्दी खत्म होगा। अब देखो भाई, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौटिल्य की रचना, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, जो एक राजनीतिक पुस्तक है, पॉलिटिकल साइंस से पुस्तक है। क्वेश्चन पूछेगा कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना किस पुस्तक से किया गया है? तो यूरोपीय विद्वान मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। जिस तरह से हम लोग अश्वघोष को, जिन्होंने 3 पुस्तक की रचना किया था, बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण और शौर्यानंद, जिसमें बुद्धचरित और शौर्यानंद महाकाव्य था और सारीपुत्र प्रकरण एक नाटक था। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया। मतलब द प्रिंस किताब का नाम है, जिसकी रचना किसने किया? मैकियावेली। अतः भारत का मैकियावेली पूछेगा तो कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य को मानेंगे। चाणक्य किसके गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करते हुए नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना किया, जो भारत का पहला अखिल भारतीय राजवंश था। क्वेश्चन पूछता है भारत का पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश स्थापना बिंबिसार, भारत का पहला अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। हो गया। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा यह अर्थशास्त्र में था क्या बाबू? तो अर्थशास्त्र एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है? राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र को 15 खंडों में बांटा गया है। खंड को अभिकरण कहा गया है। खंड को क्या कहा गया? अभिकरण कहा गया। अर्थशास्त्र को कितने खंड में? 15 खंड में बांटा गया। खंड को क्या कहेंगे? अभिकरण कहा गया। फिर प्रत्येक खंड को कई प्रकरण में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर अर्थशास्त्र में 180 प्रकरण है। खंड का भी खंड, उपखंड, प्रकरण को क्या कहेंगे? उपखंड है। और 6000 श्लोक है। कितने श्लोक है भाई? 6000 श्लोक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 6000 श्लोक, 180 उपखंड, जिसे प्रकरण कहा गया। कितना भाई? अभिकरण की संख्या 15। तो याद रखिए 15 बढ़े असील से, 15 बढ़े असील से
180, इधर हो गया 15 को इससे गुना करें तो 15 चौका 60, 400 गुना अधिक था। खंड के तुलना में 400 गुना अधिक था। क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र की तुलना किससे किया गया भाई? तो यूरोपीय विद्वान मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र से सबसे प्रभावित मिलता जुलता पुस्तक कौन था? कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से मिलता जुलता पुस्तक कौन था? तो कामंदक की रचना नीतिसार। कामंदक की रचना नीतिसार, नाम है नीति का सार। रचना कौन किया? कामंदक। तो कामंदक की रचना नीतिसार, कामंदक की रचना नीतिसार, जो अर्थशास्त्र से मिलता जुलता पुस्तक है। अर्थशास्त्र के पश्चात दूसरा प्रमुख पुस्तक है विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन से लेकर मौर्य वंश की स्थापना तक की चर्चा किया गया है। मतलब विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन कैसे हुआ और मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुआ उसकी चर्चा किया गया। जब आगे पढ़ेंगे गुप्त वंश, तो गुप्त वंश में एक चर्चा करेंगे। विशाखदत्त की एक और रचना है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र रामगुप्त शासक बना। रामगुप्त की पत्नी थी देवी, कुमार देवी। तो रामगुप्त बहुत ही कमजोर शासक था, देवी अति सुंदरी थी। रामगुप्त का छोटका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कुमार देवी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। मतलब भाभी देवर में प्रेम प्रसंग हुआ। अब भाभी देवर मिलकर रामगुप्त की हत्या कर दिया और चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बन गया और कुमार देवी से ब्याह कर लिया। मतलब समझ गया होगा। तो इसकी चर्चा किससे है? किस पुस्तक में है भाई? देवी चंद्रगुप्तम, जिसकी रचना विशाखदत्त ने किया था। हो गया। अब देखो अगला चीज बताते हैं। तो हमने कहा विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की बात कहा गया। अब चलते हैं मुद्रा राक्षस के पश्चात गार्गी की रचना, गार्गी संहिता। गार्गी की रचना गार्गी संहिता, ध्यान से सुनिएगा। गार्गी की रचना किस पुस्तक से भाई? गार्गी संहिता। क्वेश्चन पूछेगा, हाँ ध्रुव देवी, ध्रुव देवी कहते हैं, जिसे कहते कुमार देवी या ध्रुव देवी एक ही चीज है। ध्रुव देवी को कुमार देवी भी कहते हैं, देवी याद रखेंगे। ध्रुव देवी या कुमार देवी बतवाइज बराबर। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा गार्गी नामक विद्वान ने गार्गी संहिता लिखी, जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। हमने कहा था व्याज्योनिसी कच्छ, याद आया? ज्यो से ज्योतिष ग्रंथ। अब बताए थे बराह मिहिर की रचना बृहद संहिता, याद आया? बराह मिहिर की रचना बृहद संहिता भी क्या था भाई? ज्योतिष ग्रंथ था। गार्गी ने गार्गी संहिता लिखा, जिसका संबंध किससे था भाई? ज्योतिष ग्रंथ से। उसके बाद चलते हैं कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक थे। संस्कृत साहित्य के विद्वान थे। कालिदास ने कई पुस्तक की रचना की है। सभी पुस्तक में प्रेम प्रसंग की चर्चा किया गया है। एक दो पुस्तक को छोड़ दिया जाए, एक पुस्तक को छोड़ दिया जाए, रघुवंशम, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। बाकी मेघदूतम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, 6 अन्य पुस्तक में प्रेम प्रसंग की चर्चा किया गया है। अब देखो भैया ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा
क्वेश्चन पूछेगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की कई रचना, ध्यान से सुनते रहिएगा, सब क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण सब है, क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है। पहला क्या बताया कालिदास की रचना में? अभिज्ञान शकुंतलम, जो एक नाटक है। क्या है भाई? नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? एक नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा है। किसमें किसमें भाई? राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग की चर्चा इसी नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में है। अभिज्ञान शकुंतलम ऐसी पहली भारतीय रचना है जिसका विदेशी भाषा में रचना हुआ, विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ, जर्मन भाषा में। किसके द्वारा? गेटे नामक विद्वान के द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोग चर्चा करेंगे विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र, उसका लगभग 50 अन्य भाषा में अनुवाद हुआ। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पहला भारतीय रचना जिसका विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ जर्मन, जर्मन नहीं रहेगा तो टस्कन रहेगा, जर्मन के टस्कन भाषा में। कौन सा भाषा बाबू? टस्कन भाषा में। किसके द्वारा किया गया? तो गेटे के द्वारा। किसका? अभिज्ञान शकुंतलम का। अभिज्ञान शकुंतलम का, ध्यान सुनिए, अभिज्ञान शकुंतलम का, अभिज्ञान शकुंतलम का, अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है जिसका जर्मन भाषा टस्कन भाषा में गेटे नामक विद्वान ने अनुवाद किया। हालांकि इसका अंग्रेजी अनुवाद भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स के तत्वाधान, मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में करवाया। तो दूगो भाषा हुआ। पहला क्या बताए? जर्मन के टस्कन भाषा में गेटे के द्वारा, और इंग्लिश भाषा में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक के नियंत्रण में 1789 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा रघुवंशम, ध्यान सुनिए, रघुवंशम तो वहां बताए थे अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक था, रघुवंशम एक महाकाव्य है। रघुवंशम क्या है भाई? एक महाकाव्य है जिसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा किया गया है। तीसरा बताए कि यह कुमार संभवम, कुमार संभवम भी क्या है? एक महाकाव्य है। कुमार संभवम भी क्या है? एक महाकाव्य है जिसमें किसकी चर्चा है? तो कुमार संभवम में शिव एवं पार्वती का विवाह और इनसे उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा है। शिव पार्वती का विवाह और उनसे उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा इस महाकाव्य किसमें? कुमार संभवम में है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मालविकाग्निमित्र, यह क्या है भाई? एक नाटक है जिसमें अग्निमित्र का भतीजा या पुष्यमित्र सुंग का भतीजा अग्निमित्र एवं विदर्भ की राजकुमारी, जब आगे चर्चा करेंगे, यह क्या थी भाई? विदर्भ की राजकुमारी थी। यह क्या था? सुंग शासक पुष्यमित्र सुंग का भतीजा था। यह भी क्या था भाई? एक नाटक था। तो अभी पहला क्या नाटक बताए थे? ध्यान से सुनिएगा। पहला नाटक क्या बताए थे? तो पहला नाटक में कालिदास की जो सबसे प्रमुख रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक था, यह भी क्या है? एक नाटक है। मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के बीच प्रेम प्रसंग की चर्चा है। उसके बाद विक्रमो वर्षीय, इसमें राजा विक्रम और उर्वशी के प्रेम प्रसंग की चर्चा, यह भी क्या है? एक नाटक है। तो अभी तक क्या वो नाटक देखे? 3 नाटक। कौन कौन? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षीय। महाकाव्य में क्या देखे भाई? तो महाकाव्य में पहला देखे रघुवंशम, दूसरा देखे कुमार संभवम। अब देखो ऋतु संहार, ऋतु संहार क्या था? तो एक खंड काव्य था। ऋतु संहार क्या था? एक खंड काव्य था जिसमें विभिन्न प्रकार के ऋतु की चर्चा किया गया है। और मेघदूतम एक जिसमें यक्ष एवं यक्षिणी के विरह प्रेम की चर्चा है, यह भी क्या है? एक खंड काव्य है। तो उंगली पर गिनिएगा,
कालिदास, ध्यान सुनिएगा सबको, इधर देखो, कालिदास की रचना पहले याद होना चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षीय, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, उसके बाद ऋतु संहार, उसके बाद कुमार संभवम, उसके बाद मेघदूतम। 7 रचना है। फिर से सुनिएगा, 7 रचना में उंगली पर पहले 7 रचना याद होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्र, कुमार संभवम, कुमार संभवम, विक्रमो वर्षीय, तो 3 3 6 1 7 विक्रमो वर्षीय। इसमें आपको पूछ देगा, इसमें आपको पूछेगा क्या बाबू, तो खंड काव्य क्या होता है? काव्य का छोटा रूप। महाकाव्य हो गया रामायण महाभारत, महाकाव्य से छोटा रूप हुआ काव्य, काव्य से छोटा रूप कहते हैं ना संक्षेपण, संक्षेपण। तो मेघदूतम यहां पर देखेंगे, ऋतु संहार और मेघदूतम क्या है भाई? एक खंड काव्य है। सबका कंक्लूजन कर दिए। ऋतु संहार और मेघदूतम क्या है? एक खंड काव्य है। जबकि मालविकाग्नि मित्र, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। मालविकाग्नि मित्र, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। और महाकाव्य में बताए कुमार संभवम और रघुवंशम महाकाव्य। तो 3 चीज याद करवाए। फिर से एक बार ले, ऋतु संहार, मेघदूतम खंड काव्य है, कुमार संभवम, रघुवंशम एक महाकाव्य है, मालविकाग्नि मित्र, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। हमने आपको कहा था हिंदी का बैच 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रोफेसर केसरी सर पढ़ाएंगे। अब उस टाइम में क्या है भाई? तो उस टाइम में जीएस बूस्टर है। देखो भाई, जीएस बूस्टर आप हिंदी के बाद भी देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे फ्री रहता है। और सर का यदि लाइव क्लास देखना है एप्लीकेशन पे, तो 12:30 बजे से 1:30 बजे तक, क्योंकि सर के साथ साथ पैनल भी खाली नहीं है। जो एक और पैनल है, एक और बोर्ड है जिसपे मैथ और रीजनिंग का चलता है, वह बोर्ड भी खाली नहीं है। सर को बहुत ही अनुनय विनय के साथ अस्वस्थता में भी लाया गया। सर ने कहा कि इस बैच को हम पढ़ा देंगे। तो हिंदी के लिए सर से, केसी सर से 12:30 से 1:30 बजे तक एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे। जो लोग पहले भी एडमिशन हो चुका है, जिनका लॉकडाउन से पहले भी करीब 150 एडमिशन 150-200 हो गया था, वो लोग भी, उन लोगों का क्लास हुआ है। हमको याद नहीं था इसीलिए नहीं कर पाए। हालांकि आज इंट्रोडक्शन क्लास ली है, कल से उनका क्लास रेगुलर हो जाएगा। दूसरी बात, अपना यूट्यूब चैनल संभवतः कल पूरी तरह से अपने नियंत्रण में 2 बजे के बाद हो जाएगा। 2 बजे दिन के बाद अपने नियंत्रण संभवतः, जैसा लग रहा है। तो कल हम लोग यदि हो जाता है तो उस पर विचार विमर्श करेंगे, महफिल सजेगी। और कल तो कुछ जरूरी वर्क भी है मुझे। हमने सुबह के सारे बैच को क्लोज रखा है, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है, अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं ऑलरेडी। तो ट्यूसडे को, अभी कोरोना के कारण अपॉइंटमेंट भी बहुत 15 दिन पहले लगा था, अपॉइंटमेंट भी बहुत 15 दिन 20 दिन के बाद मिलता है। तो वहां पर जाना जरूरी है। तो वहां से आते हैं, आप लोग के बैच तक सामान्यतः आ ही जाएंगे। नहीं लेटो फेटो तो आधो घंटा 1 घंटा क्लास चलेगा। क्लियर? तो कल फिर हम लोग मिलते हैं। और अभी 7:30 बजे से 7:45 बजे से डेली टेस्ट विद डिस्कशन में मिलते हैं। जब तक चैनल नहीं आता है तब तक हम सभी लोग, आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ, कुछ बाबू का क्वेश्चन आ रहा था कि गुरुजी सर क्लास
हाँ, कुछ बाबू का क्वेश्चन आ रहा था, ध्यान सुनिएगा। हाँ, या मुकेश कुमार चौधरी जी, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कब तक दीजिएगा? बहुत सारा क्वेश्चन तो दिया जा चुका, आप लोग क्यों क्वेश्चन के लिए है? सारा क्वेश्चन जो भी दिया गया है एप्लीकेशन पे आपको बताया गया है। एप्लीकेशन पे शायद पीडीएफ फाइल दे दिया गया, हम पूछ लेते हैं। हमने कल ही कहा था तो सबका फाइल मिल गया होगा, नहीं तो मिल जाएगा, हम देख लेते हैं। पता नहीं डायरेक्टर उप डायरेक्टर साहब बहुत ज्यादा लोड लिए हुए हैं, तो 2-3 मैनेजमेंट और देख रहे हैं। अभी 3-4 बैच का चल रहा था कंपोजिंग, उसके लिए सब लोग उसमें भिड़े हुए थे। तो हम लोग कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं। आज पुनः फिर रिकॉल करवा देते हैं कि ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का पीडीएफ फाइल, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी वाले बैच में और बायोलॉजी का बायोलॉजी वाले बैच में एक साथ पीडीएफ फाइल दे दिया जाए। हो गया? तो फिर मिलते हैं। बेरोजगार युवक जी, विवेक जी, संजीव जी, दुष्यंत जी, दिव्य गौरव जी, ललन बिहारी आप हमसे बात भी कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। ललन बिहारी ने उन्होंने कुछ कमेंट किया था, अपना नाम मेरा ये रिलेशन बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कॉल किया ऑफिस वाले नंबर पे, मुझसे बात किया, बहुत अच्छा लगा। और संजोग की बात है, जहां अपना संस्थान है उसके ठीक बगल में रहते हैं। और सुनेगा, ये अपने लिए नहीं लिए है कोर्स। हाँ, देखो ऐसा भूप सब है, अपने लिए भी कोर्स लिए है। और समझ ही क्या होगा, होम मिनिस्टर, हाँ, सबको साथ में रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जिस विश्वास के साथ मुझसे जुड़े हो, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, मुझ में वो शक्ति दे कि मैं अपने से जुड़ने वाले सभी लोगों का मोक्ष की प्राप्ति करवा दे, एग्जामिनेशन पास करवा दे। तो फिर मिलते हैं हम लोग टेस्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद।